दोस्तों, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सुमित कुमार कर्ण द्वारा लिखी कहानी कत्ल मेरे अध्यापक का आरजी सोनिया की आवाज में। सुने जो मन चाहे। हमारे बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारे जहन में ताजा रहती हैं। उन यादों में से कुछ सुनहरी यादें हमारे स्कूल की यादों में से एक होती हैं। आज मैं आपको अपने स्कूल के दिनों में से एक खास कहानी बताने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी इसे सुनते सुनते अपने बचपन में चले जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि बीते हुए खूबसूरत लम्हे याद करने से आंखें गीली ही होती हैं। मेरे अब तक के जीवन काल में सबसे प्यारी यादें अपने बचपन की ही हैं और मैं जब भी अपना बचपन याद करता हूँ तो विद्यालय की यादें ही मिलती हैं। मैं एक सरकारी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ और उन दिनों सरकारी विद्यालयों में पढ़ना शोभनीय बात नहीं हुआ करती थी। सरकारी विद्यालय के छात्रों को आवारा ही समझा जाता था और वास्तविकता भी इससे परे तो नहीं थी। लेकिन मुझे तब भी और आज भी उन विद्यालयों में पढ़ने पर गर्व था और गर्व है। आज की कहानी तब के दिल गुदगुदाने वाले कुछ लम्हों को समेट कर लिखी है। सब कुछ तो एक ही लेख में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कुछ अंश प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले अपने विद्यालय की तारीफ करना अति आवश्यक मालूम होता है। लेकिन मैं ना तो विद्यालय का नाम बताने वाला हूँ और ना ही उसका पता। वैसे नाम तो बताया जा सकता है क्योंकि सभी सरकारी विद्यालयों के नाम एक समान ही होते हैं। तो मेरे विद्यालय का नाम है नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय और कक्षा 6 से 10 के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय। हाँ, तो आप हमारे विद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम 10वीं कक्षा के बाद 11वीं के लिए दूसरे विद्यालय में दाखिला हेतु जाते थे तो हमें कहा जाता था कि आप जैसी पुण्य आत्माओं के लिए ये विद्यालय नहीं है, आपके लिए तो फला फला विद्यालय है, आप वहाँ जाइए। अधिकतर बच्चे उस फला वाले विद्यालय चले गए, लेकिन कुछ ने अच्छे विद्यालय में जाने का फैसला किया, जबकि ये भी एक सरकारी विद्यालय ही था। लेकिन यहाँ सभी विद्यार्थियों का दाखिला होता था, हम जैसे उदंड लोगों का नहीं। लेकिन किसी तरह अच्छे अंकों से 10वीं उत्तीर्ण करने के कारण मुझे मिलाकर 5 विद्यार्थियों का दाखिला हो गया। पहले ही दिन जब सभी विद्यार्थियों ने अपना परिचय दिया तो हम लोगों ने अपने विद्यालय का नाम भी बताया तो लगभग सभी अध्यापकों ने एक ही स्वर में यही कहा, ये वो वाला स्कूल नहीं है, यहाँ तमीज से रहना पड़ेगा। धमकाने के अंदाज में कहा गया। ओहो, तुम स्कूल से हो, बहुत अच्छे। इस वाली पंक्ति में तो हम समझ ही नहीं पाए कि मैडम ने हमारी तारीफ की थी या कुछ और। अच्छा, तुम उस स्कूल से हो? सुनो बेटा, यहाँ पढ़ना भी पड़ता है, समझे? इस पंक्ति में मैं समझ ही नहीं सका कि क्या हम पहले वाले स्कूल में भैंस चराया करते थे। वैसे ये तो सच था कि स्कूल में पढ़ना पड़ता था क्योंकि ये विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय था, अर्थात यहाँ एक ही कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे, जो हमारे लिए एक नई बात थी। यहाँ हम अध्यापकों से पिटाई तो दूर, लेकिन डांट तक भी नहीं खाना चाहते थे। आखिर इज्जत का सवाल था भाई। एक बात बताऊं वैसे मैं आपको, इस सह शिक्षा विद्यालय में मैं एक बार बुरी तरह 2 थप्पड़ भी खा चुका हूँ और पता है उस थप्पड़ का दर्द दिल में हुआ था। अंग्रेजी के अध्यापक ने अच्छा नहीं किया था, भरी सभा में इज्जत उतार कर रख दी। गलती क्या थी मेरी? यही ना कि मैं अगले पीरियड में आने वाली बहुत ही डेंजरस मैडम का गृह कार्य पूरा कर रहा था तो यार मुझे मेरी सीट पर आकर मार देते। जरूरी था कि विशेष तौर पर लड़कियों के बेंच की तरफ न्योता देकर स्वागत करने का। खैर, इस सह शिक्षा विद्यालय की कहानी नहीं सुनाऊंगा, अच्छी यादें नहीं है वहाँ की। मैं तो आपको अपने उस स्कूल की कहानी बताऊंगा जो इतना प्रसिद्ध है कि यदि कभी सबसे अच्छे विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी तो हमारे उस राजकीय विद्यालय का नाम सबसे ऊपर ही होगा, बशर्ते आपने उस सूची को उल्टा पकड़ा हो। यदि आप उस राजकीय विद्यालय के छात्र होते तो आप समाज में कहीं भी घूम सकते हो और आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बेटे ऐसे क्यों घूम रहे हो, जाओ घर पर पढ़ लो थोड़ा सा। आपसे कभी कोई बौद्धिक स्तर के प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चे इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इन बच्चों ने तो निर्वाणा हासिल कर लिया है। सिवाय आपके माता पिता के आपसे कोई भी पढ़ने के लिए नहीं कहेगा
और वो भी कभी कभार ही आपसे कहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और कुछ कपड़ों की व्यवस्थाओं में खपते रहते थे। शायद उनमें से अधिकतर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में खून का घूंट पीकर रहा करते थे। वो जानते थे कि उनके बच्चे कितने प्रसिद्ध स्कूल में जाते हैं। हर किसी के घर में कोई न कोई तो ऐसा रिश्तेदार होता ही था जो थोड़ा बहुत पैसे वाला होता था, और उनके बच्चे किसी निजी विद्यालयों में पढ़ा करते थे और कभी कभी हमारे घरों में आकर सांत्वना के बोल कह जाते थे। ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन शायद वो सांत्वना के बोल ही होते थे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाया करते थे, ताकि हम समझ सकें कि जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो कहीं भी रहकर पढ़ लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो कहीं भी नहीं पढ़ पाएगा। देखो, हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, महोदय B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद, या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आदि आदि। अरे भाग, दांतला सर आ गए। अबे भागो बे, आ गया, इधर से भाग बे, जल्दी करो। अबे हट बे, पिटवाएगा क्या? अबे तू हट कुत्ते। ये आ रहे थे हमारे सर। उनका काम ज्यादातर राउंड लगाना था, मतलब विद्यालय परिसर के चक्कर लगाकर उदंड बच्चों को सजा देना। उनके नाम से सारा स्कूल कांपता था। विशेषकर हम गर्मियों के मौसम में फंसते थे, क्योंकि हमारा स्कूल दोपहर का था और प्रार्थना भरी दोपहरी में हुआ करती थी। हम लोग तिलमिला जाते थे, तो हमने सभा में जाना ही छोड़ दिया। बस डर इस बात का रहता था कि कहीं वो सर राउंड पर ना हो। जैसे कभी गीले फर्श पर साबुन या फिर शैम्पू की बूंद गिर जाती है तो उसके आसपास के दायरे से पानी गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही उन सर के आसपास के लगभग 5-5 मीटर के दायरे में कोई भी बच्चा नहीं आता था। वो जहाँ भी जाते उनके आसपास से बच्चे गायब हो जाते। कितने ही उनके शिकार हुए। कुछ होते होते बच गए, जैसे कि मैं। उन दिनों चुनाव के कारण कुछ अध्यापक छुट्टी पर थे। जिन जिन क्लासों में अध्यापक नहीं थे वहाँ बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। एक बच्चा चिल्लाता हुआ आया, भागो बे, सर आ गए। अबे! सर कक्षा में प्रवेश होते हैं, लेकिन ये क्या, पूरी क्लास पढ़ाकू हो गई। आसपास की सभी क्लास शांत बैठी हैं। ये आस लगाए कि अब आवाज आएगी बगल वाली क्लास से किसी के पिटने की। अब सर अपनी एक पतली सी लंबी छड़ी लिए हमारी क्लास में घूम रहे हैं। जिस बच्चे के पास जाते वो अचानक पढ़ने लगता, नहीं बल्कि पढ़ने की नौटंकी करने लगता। सबके हाथों में एक एक किताब खोली है, जिसके जो हाथ लगा वो पढ़ने लगा। तू उठ करा, सर का आदेश कर्कश स्वर में। जी मैं? हाँ, नहीं तो क्या मैं? सर के पास जाते हुए, जी सर। सर ने उसका एक हाथ पकड़ा, एंड कर घुमाया और दे दनादन उसकी टुनी लाल कर दी। सर मैंने क्या किया, मैं पढ़ी तो रहा था, चिल्लाते हुए सर ने फिर से 4-5 छड़ी दाग दिए। अच्छा, तू उल्टी किताब भी पढ़ लेता है रे? मुझसे होशियारी मार रहा है? बगल वाली क्लास के बच्चों को तो पक्का ही ऐसी दर्दनाक आवाजें सुनकर आनंद मिल रहा होगा, लेकिन हम सब सोच रहे थे कि अब कहीं मैं न पिट जाऊं। मुझे लगता है 4-5 बच्चों ने तो किताब घुमाकर दोहरा जांच किया होगा कि उन्होंने भी तो उल्टी किताब तो नहीं पकड़ी हुई। लेकिन आज तो खैर थी कि सिर्फ एक ही बेटा हमारी क्लास से, और सर चले गए बगल वाली क्लास में। अब हम कान लगाकर सुनने लगे। अब हम आनंद लेंगे। कुछ ही क्षण में आवाज आई, चटाक चट छड़ी चलने की आवाज। आई माँ, आई, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इधर जो अभी अभी हमारी क्लास का लड़का पिटा था वो उठकर मुंह खोकर नाचने लगा। धीरे धीरे आधी क्लास साइलेंट डांस करने लगी। वो जो सर थे ना, यूं ही किसी भी क्लास से निकलकर वापस नहीं जाते थे, और हर किसी को कोई से भी विषय के, कोई से भी अध्याय से, कोई से भी सिर्फ 2 प्रश्नोत्तरी याद करके रखना, मैं सुनूंगा। इस डर से हर कोई याद करता था। कितनी ही बार वो किसी भी किताबी बिंदु को बड़े ही सहजता से समझा देते थे। आज भी याद है कि जब उन्होंने व्यवहारिक तौर पर हमें सिखाया था कि क्यों विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी होती है। एक बार कुछ बच्चे विद्यालय की दीवार फांदकर पार्क में जाने लगे ही थे कि वहाँ से सर आ पहुँचे। जल्दबाजी में 2-4 बच्चों की शर्ट लोहे की ग्रिल में अटक कर फट गई। मुझे ये जानकर इतनी हंसी आई थी कि कितने ही बच्चों के पास बैग में सुई धागा था
और सब अपनी अपनी क्लास में जाकर सिलाई करने लगे। मैंने पूछा कि अबे क्लास में सुई कौन लाता है? तो कहने लगे, लाना पड़ता है भाई, तू नहीं समझेगा, तेरी मम्मी हमारी मम्मी की तरह नहीं है ना। अगर मम्मी ने फटा हुआ शर्ट देख लिया तो फिर तो भाई पूछ ही मत। आज भी हंसी आती है। आज भी सोचता हूँ कि स्कूल में कौन सुई धागा लेकर जाता होगा। आज वो कितने याद आते हैं। इसका अंदाजा हम जैसे स्कूलों से पढ़े विद्यार्थी ही लगा सकते हैं। कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। मैं हर विषय में अच्छा था सिवाय अंग्रेजी और गणित के। मैं हर विषय में टॉप आ सकता था और वो भी सीधे पकड़े हुए सूची पत्र में। लेकिन अंग्रेजी और गणित में तो पास होने के भी वांदे थे। अंग्रेजी में सबका हाल एक जैसा था। सबने ही फर्रे और कुंजी गाइड का जुगाड़ कर लिया था। हमारे सरकारी स्कूल में ऐसी हिमाकत तो की जा सकती है। हमें पता था कि किस सर की क्लास में नकल हो सकती है और किस सर की क्लास में नहीं। हम दिल से दुआ मांगते थे कि काश आज फलां वाले अध्यापक ना आए और फलां वाले आ जाएं। लेकिन आज वो ही हुआ जिसका डर था। सिंह सर जी आ गए। उनकी क्लास में नकल की जा सकती थी, लेकिन उसके लिए तरकीबें भी अलग होती थी। ये तरकीब मुझे नहीं मालूम थी। हमारी क्लास में बेंच नहीं थे तो सभी फर्श पर बैठे थे। थोड़ी देर सब खाली बैठे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। कुछ बच्चे जो मुझे अव्वल समझते थे, आज उन्हें मुझे भी खाली बैठा देख तसल्ली हो रही थी। कुछ देर बाद पता नहीं सर को क्या हुआ कि उन्होंने कहा, कोई भी जो फर्रे कुंजी या गाइड लेकर आया है वो यहाँ मेरे पास जमा करवा दे। सब डर गए, लेकिन किसी ने भी हथियार नहीं डाले, क्योंकि फेल तो हमें किसी भी सूरत में होना ही था। तो क्यों ना फर्रा अपने पास ही रखकर फेल हो। सर ने फिर से आखिरी चेतावनी भी दे डाली, पर मजाल है कि कोई भी जाकर एक कागज भी जमा करवा कर आए। थोड़ी देर बाद सर ने क्लास के चक्कर लगाना छोड़ दिए और अपने आसन पर आकर बैठ गए। कुछ देर वहीं से बैठे बैठे नजर रखी और गर्दन नीचे कर ली। उधर वो अलसाए और इधर हमने अपने फर्रे गाइड कुंजी सब निकाल लिया। कुछ देर तक ये सब चलता रहा। मैंने तो एक मोटी सी कुंजी ही मांग ली थी, ये बोलकर कि आज मुझे कुंजी दे दे, मैं कल तुझे सामाजिक विज्ञान का सारा पेपर दिखाऊंगा। मैं तसल्लीता से उत्तर देख देख कर लिखने लगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लायक तो मैंने लिख ही लिया था कि सर ने अचानक गुस्से में मेरे से दूर एक बच्चे को बुलाया। सबने अपनी अपनी कुंजी गाइड छुपा ली। मैंने भी कुंजी जल्दी से शर्ट के बटन खोलकर अंदर डाल ली और फिर से बटन बंद कर लिए और चुपचाप पेपर पर कुछ लिखने का अभिनय करने लगा। इधर आओ तू उठकर। बड़ी बड़ी गुस्साई आंखों ने मुझे हुंकार भरते हुए बुलाया। जी मैं? इधर आ तो फटाफट। मैंने कुंजी तो छिपा ही ली थी। मैंने सोचा कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं खड़ा हो जाऊंगा और वो दरी के नीचे चेक करेंगे कि कुछ है तो नहीं। कुंजी मेरे शर्ट से बाहर झांक रही थी, जिसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं धीरे धीरे सर की ओर बढ़ने लगा। मैं पूरी तरह विश्वस्त था कि मैं बाइज्जत बरी कर दिया जाऊंगा। सर मेरा अपराध सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे। अरे जल्दी आ, उन्होंने फिर कहा। मैं उनके पास पहुंच गया। वो पूछे, क्यों रे, नकल कर रहा है तू भी? ना नहीं सर, नकल और मैं नहीं। टिमटिमाई आंखें और भी बड़ी हो गई और बोले, चुपचाप यहाँ रख दे जो भी है तेरे पास। नहीं सर, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पूरी क्लास की नजर मुझ पर थी। आज कोई टॉपर नकल करते हुए पकड़ा जो गया था। नहीं है तेरे पास कुछ भी? नहीं सर। मुझे क्या पता था कि कुंजी खुद ही झांक रही है। हर मुजरिम कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है। उन्होंने मेरी कमीज का गिरेबान पकड़कर मुझे इतनी जोर से झकझोड़ा कि डर के मारे, खैर छोड़ो, क्या कहूँ। मेरी शर्ट जो पैंट में दबी थी, बेल्ट के सहारे वो अब बाहर आ गई। उसके साथ ही कुंजी जमीन पर फैलते हुए ऐसे गिरी जैसे कोई पक्षी पंख फरफराते हुए जमीन पर आ गिरा हो। और ये एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर। पूरी क्लास में सन्नाटा, लेकिन मन ही मन सब हंसते हुए। गनीमत ये रही कि उन्होंने मेरा पेपर नहीं छीना और बिना कुंजी वापस किए मुझे बैठने को कह दिया। अब तक मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। क्लास में सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद मेरे बगल में बैठे निहायती नालायक अव्वल दर्जे के भोंदू फुसफुसाते हुए, भाई यार 7वें क्वेश्चन का उत्तर दिखा दे। चल कमीने, तेरी तो दिखा देना भाई, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा भाई। तो मैं क्या करूं? फेल हो जा तो मेरी बला से।
यार पापा बहुत मारेंगे, इस बार फिर से फेल हुआ तो। सर देखो ये दोनों नकल कर रहे हैं मेरे पेपर से। मैंने सर को बता दिया। हाँ तो कर लेने दे, तेरे साथ साथ ये भी फेल हो जाएंगे। शायद सर ने कटाक्ष किया था। फिर उन दोनों की भी पेशी की गई और उन्हें तो बरी भी नहीं किया गया क्योंकि समय भी लगभग समाप्त होने को था। खैर परीक्षाएं खत्म हुई और आज दिन था परिणाम का। इस साल मैं पहली बार परिणाम घोषणा पर डर रहा था और जब मेरी बारी आई परिणाम पत्र लेने की तो मैं बहुत डर रहा था और हुआ भी वही जिसका मुझे डर था, जिसका अंदाजा इस बार किसी ने भी नहीं लगाया होगा। इस वर्ष अव्वल विद्यार्थियों में मेरा नाम नहीं था। इस बार मैं केवल उत्तीर्ण भर ही हो पाया था। मैं अगली क्लास में चला गया, लेकिन ये पहली बार था कि मैंने प्रथम 3 अव्वल स्थानों में से एक पर भी अपनी जगह नहीं बनाई थी। वो दोनों इस बार सच में ही बहुत पिटे अपने अपने पिताजी से। इस वर्ष मैं चौथे स्थान पर काबिज हुआ था और इससे मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि प्रथम अथवा द्वितीय स्थान को मैं अपनी जागीर समझता था। इस वर्ष एक नया लड़का प्रथम आया था। वो हट्टा कट्टा मोटा लड़का था। लगभग सभी चौंक गए थे उसके इस कारनामे से। एक बात तो स्पष्ट थी कि वो पढ़ने वाला ही बच्चा था क्योंकि हमारे स्कूल में कोई नकल करके उत्तीर्ण तो हो सकता है लेकिन प्रथम स्थान हासिल नहीं कर सकता था। वो लड़का थोड़ा शरारती भी था। प्रथम स्थान आने के कारण वो अब अव्वल विद्यार्थियों का मित्र हो चुका था, लेकिन वो मुझे परेशान किया करता था। एक बार की बात है, हम सब अपनी कक्षा में बैठे थे लेकिन कोई भी अध्यापक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे आपस में गप्पे लगा रहे थे। कोई किसी को चिढ़ा रहा था तो कोई सर नीचे करके सो रहा था। इसी बीच वो लड़का फिर मेरे पास आ गया और गप्पे लगाने लगा। उसके बहुत पूछने पर मैंने बताया कि मेरे पापा पुलिस में हैं और उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। सही में? तेरे पापा पुलिस में? हाँ ना यार। सच बता बे। हाँ कहा ना मैंने। चल अब चाट मत, निकल यहाँ से। अच्छा मैं पूछूं उससे जाकर? उसने मेरे एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ जब पूछ ले। वो सच में उसके पास जा पहुंचा। उसके लिए अब सच जानना जरूरी हो गया। मैं थोड़ा घबराया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अरे सुन, इसके पापा पुलिस में है क्या? मैंने पीछे से अपने दोस्त को आंख मारी। हाँ भाई, इसके पापा पुलिस अफसर हैं। पंगे मत लियो इससे बेटा, जेल भिजवा देगा और पिटाई अलग से। वो अकचका कर मेरी ओर देखने लगा, लेकिन उसने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और कहने लगा, अगर तेरे पापा पुलिस हैं तो तू हमारे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ता है बे? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था, तो सोचने के लिए थोड़ा समय पाने के लिए मैंने जवाब दिया, अबे रहने दे, तू नहीं समझेगा, अभी बच्चा है तू। अबे कोई भी पैसे वाला बंदा ना सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसने कहा। अब तक मैंने जवाब ढूंढ लिया था। अच्छा चल मैं बताता हूँ, जब तू इतनी जिद कर ही रहा है तो देख, पढ़ने को तो मैं अपने स्कूल के सामने वाले प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकता हूँ। वहाँ स्विमिंग पूल है, खेलने का इतना बड़ा मैदान है, सुंदर वर्दी भी है, लेकिन पता है मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ता? क्यों बता? उसने ध्यान से सुनते हुए कहा, क्योंकि बेटे हमारा स्कूल सरकारी है और इसकी मान्यता उनके स्कूल से भी ज्यादा है। कल को जब हम नौकरी लेने जाएंगे ना, तो पहले हमें वरीयता दी जाएगी, समझा? मैं आज की थोड़ी सी फैसिलिटीज के लिए कल बर्बाद थोड़ी ही करूंगा। इस तरह मैंने उसे अपने विश्वास में ले लिया। अब वो मुझसे फालतू में पंगे नहीं लेता था। मुझसे कुछ दूरी भी बना ली थी उसने और एक अच्छा मित्र भी बन गया। उसे सच्चाई का पता तब लगा जब कुछ वर्षों बाद आज हम स्कूल नहीं जाते हैं। उन दिनों की बातें याद करके मन में अजीब सी प्रसन्नता आती है। खैर, इसी तरह खेलते कूदते शरारते करते कुछ 2-2.5 वर्षों में हम कक्षा 10वीं में आ गए थे। शुरुआती दिनों में लगभग हर एक अध्यापक ने हमें चिताया कि अब हम बड़ी कक्षा में आ गए हैं। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है और ये हमारे जीवन की दिशा भी निर्धारित करने वाली है। हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि परीक्षा भी दूसरे विद्यालय में होगी, कोई नकल के भरोसे ना बैठे। इस साल नए नए अध्यापकों की भर्ती भी हुई थी। उनमें से कोई 3-4 अध्यापकों से पढ़ने का मौका भी हमारी क्लास को मिला। आज जब उनको याद करता हूँ तो लगता है कि वो हमारा सौभाग्य था। सभी अध्यापक नौजवान थे। एक अध्यापक थे जो गणित पढ़ाते थे।
एक अध्यापक थे जो विज्ञान पढ़ाते थे, एक थे जो संस्कृत पढ़ाते थे और एक थे जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। हम जैसे उद्दंड बालकों को पढ़ाना टेढ़ी खीर थी और उन नए लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि कोई ऐसा भी विद्यालय हो सकता है जिसमें 100% सबके सब बच्चे इतने उद्दंड हो सकते हैं। जहाँ तहाँ बाहर से गाली गलौज की आवाजें क्लास में आने लगी। गणित वाले अध्यापक ने तो स्पष्ट कह दिया था कि यदि तुम लोग मेरे साथ सही से पढ़ोगे तो किसी को बाहर दूसरी जगह ट्यूशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। संस्कृत वाले अध्यापक जो थे वो एकदम नवयुवक थे और फिर भी हमें ऐसा प्रेम करते थे जैसे हमारे अभिभावक हों। एक बार उन जैसे शांत प्रवृत्ति के अध्यापक को भी जब क्रोध आया तो पूरी क्लास को पीट दिया, लेकिन अगले ही क्षण हमने देखा कि उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्हें देख हम सब भी भावुक हो उठे। हमने मार बहुत खाई थी, लेकिन कभी किसी से ऐसा अपनत्व नहीं पाया था। हम सब तहे दिल से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं था। अगले ही दिन से हम सब सुधर गए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ गणित और संस्कृत वाले अध्यापक की क्लास में। अभी तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों की परीक्षा बाकी ही थी। विज्ञान वाले अध्यापक ने वो किया जो किसी ने भी पहले नहीं किया था। वो हमें हमारी ही विज्ञान प्रयोगशाला ले गए, जहाँ हमें कोई नहीं ले जाता था। हाँ, एक बार जब हम छठी में थे तब गए थे, वो भी केवल औपचारिकता के लिए। नए आए इन अध्यापक ने हमें विज्ञान की मनोरंजक चीजें दिखाई और बातों ही बातों में कब हमें पढ़ाना शुरू किया पता ही नहीं चला। अब बारी थी सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के परीक्षा की। पहले दिन वो हमारी क्लास में आए, आकर सामने लगे एक बेंच पर पैर लटकाकर बैठ गए। पूरी क्लास में किसी ने उनको कुछ खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि मेरे जैसे 5-6 बच्चे थे जो सच में पढ़ने को उत्सुक थे। हमें इस बात पर क्रोध भी आता था जब क्लास में कोई अध्यापक आया हुआ है और कोई भी चुप होकर नहीं बैठ रहा था। उस समय मौसम कुछ ठंडा होने लगा था। उन्होंने काले रंग का एक जैकेट पहना हुआ था। शक्ल सूरत से काफी ही शरीफ थे। उम्र भी 28-29 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। आवाज भी उनकी अच्छी थी। पहले दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से आए और ठीक वैसे ही श्याम पट के पास लगे एक डेस्क के ऊपर पैर लटका कर बैठ गए। आगे की बेंचों पर बैठे बच्चे शांत बैठे उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ ने इतिहास की किताब ले रखी थी ताकि सर की नजर में हम पढ़ाकू लगे। मैंने भी इतिहास या शायद भूगोल की किताब रखी हुई थी, लेकिन मैं पढ़ने का कोई नाटक नहीं कर रहा था। मैं बस सर की तरफ देख रहा था। मुझे पहले से ही स्पष्ट पता था कि ये सर हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। प्रिंसिपल साहब से कहकर या तो ये दूसरी कक्षाओं में चले जाएंगे या फिर हमारी क्लास में आना ही बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद आगे बैठे बच्चों को देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? मैं और कुछ अन्य। जी सर, पढ़ना है हमें, इस साल बोर्ड के एग्जाम है। पीछे बैठे अधिकांश विद्यार्थी बातों में मशगूल थे, लेकिन सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जो पढ़ना चाहते थे वो ध्यान देने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। वो आते और आगे वाले डेस्क पर बैठ जाते। बिना किताब मांगे या बिना ही किताब देखे वो कुछ भी पढ़ा सकते थे। उन्हें इतिहास की हर तारीख और हर घटना पता थी। हम इस पर भी मोहित होने लगे। उन्होंने कभी किसी को मजाक में भी डांटना पसंद नहीं किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। उन्होंने हमें कश्मीर के बारे में बताया कि कश्मीर के नक्शे में ऊपरी दोनों ओर के कोनों पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये बात हमें पहली बार पता चली। मुझे एक बार में लगा कि सर को पता ही नहीं है ठीक से इस बारे में। अब हमारे देश पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? और पाकिस्तान को तो कितनी बार धूल भी चटाई है हमने। और रही बात चाइनीज लोगों की, तो हमारे स्कूल के बच्चों को एक बार बॉर्डर पर लेके तो चलो, एक एक को भून देंगे जो भी हमें आंखें दिखाएगा। बच्चे थे ना हम, तो कुछ भी सोच लेते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि RDX क्या होता है, न्यूक्लियर बम क्या है। हम सोचते थे बस बंदूक उठाओ और गोली चलाओ बस। हमारी क्लास में बल्कि पूरे विद्यालय में ही सभी धर्म के बच्चे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि हम सब भारतीय पहले थे। कभी सोचा ही नहीं कि मेरा दोस्त हिंदू है कि मुसलमान या फिर सिख है या ईसाई या कोई अन्य कौम का। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक ने अब एक नया प्रयोग किया।
उन्होंने एक दिन कक्षा में घोषणा की कि फलाने तारीख को हमारी क्लास और बगल वाली 10वीं क्लास के सभी बच्चों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी और टॉप 3 बच्चों को ये नई गाइड इनाम में दी जाएगी। एक चमचमाती हुई गाइड दिखाते हुए उन्होंने कहा। इस बार हर कोई पढ़ने में लग गया था। जो कभी नहीं पढ़ते थे उन्हें भी अब वो गाइड चाहिए थी, क्योंकि मम्मी पापा तो इतनी महंगी गाइड कभी दिला ही नहीं सकते थे। प्रतिस्पर्धा हुई और टॉप 3 में मैं ना आ सका, लेकिन मेरे उस दोस्त को गाइड मिल गई जिसने मेरा साथ दिया था, ये सिद्ध करने में कि मेरे पापा पुलिस अफसर हैं। हमारी क्लास में 2 गाइड आई और बगल वाले में एक बार फिर कुछ दिनों बाद सर ने कहा, जो उस बार गाइड नहीं जीत पाए हैं वो चिंता ना करें, अब अगले 3 महीने बाद की फला तारीख को फिर से प्रतिस्पर्धा होगी और उसमें फिर से टॉप 3 को गाइड मिलेगी। जिन्होंने पहले जीता था वो हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा में गिनती नहीं होगी। धीरे धीरे वो अध्यापक हम सब के चहेते होते गए। हम सब उन्हें प्रेम करने लगे, बहुत प्रेम। एक नव युवक आता है और हम जैसे बैल बुद्धि बच्चों को तहजीब सिखा देता है। ये अनोखा कारनामा था। हमने बहुत ही मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया। वो रोज आते और अब क्लास उन्हें गौर से सुनती। सिर्फ उन्हें ही नहीं, अब हर अध्यापकों ने हमें भली प्रकार से पढ़ाना शुरू किया। गणित के अध्यापक सच में ऐसे पढ़ाते कि हमें ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हम ट्यूशन तो फिर भी जाते ही थे। गणित के अध्यापक ने मेरे दोस्त की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि देखना, एक दिन ये मेरी जगह पर होगा और इसी जगह इसी स्कूल में ये तुम जैसे बच्चों को गणित पढ़ा रहा होगा। मेरा दोस्त फूला ही नहीं समाया था उस दिन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक ने तो जैसे जादू ही कर दिया। गुंडे से गुंडे बच्चे भी पढ़ने लगे। इतिहास जैसे बोरिंग विषय में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ गई थी। हमने बड़ी ही शिद्दत से प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी, जिसके 20 अंक लगने वाले थे। खूब सजा धजा के फाइल बनाई। कुछ 1.5-2 महीने में प्रतिस्पर्धा तो होने ही वाली थी। साथ ही साथ मासिक परीक्षा भी थी। मासिक परीक्षा के अंक बोर्ड के पेपर में तो जुड़ना ही नहीं था, तो हमने गाइड जीतने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत को हम जैसे गरीब बच्चों पर कुछ दूसरा ही सितम ढाना था। कुछ दिनों बाद जब हम प्रार्थना सभा में थे तो प्रिंसिपल सर ने सभी को एक बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई। उन्होंने बताया कि हमारे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसलिए सबने 2 मिनट का मौन धारण किया। हमने भी मौन धारण किया, लेकिन अंतर मन से मौन नहीं रह पा रहे थे। दिल रो रहा था, धड़कनें रुक सी गई थी। हर बच्चे के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दिमाग में अनेकों प्रश्न उठ रहे थे। कल ही तो वो हमें शाम के समय ठीक तरह से पढ़ा कर गए थे, आज ये कैसे हुआ? अचानक मौन समाप्त हुआ। सभी अपनी अपनी क्लास में गए। बच्चों का प्रेम उन अध्यापक के प्रति और उभरने लगा था। व्यापकता की हद तक जा पहुंचा। क्लास के बच्चों ने सर के घर जाकर उन्हें अंतिम विदाई तक साथ देने और सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देने का निश्चय किया। लेकिन उनका घर कौन जानता है। फिर किसी ने बताया कि हमारे विद्यालय से कई सारे अध्यापक गण भी जा रहे हैं। बच्चों ने उनसे अनुरोध किया। काफी सोच विचार के बाद अध्यापकों ने कुछ बच्चों को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अब तक हमें ये मालूम हो चुका था कि हमारे प्रिय सर कैसे मौत की आगोश में चले गए। उनका घर रेलवे फाटक पार करने के बाद आता था। 2 तरह की खबरें थी। किसी ने कहा कि रेल के नीचे आकर उनकी मृत्यु हुई, लेकिन दूसरी खबर सादा सच लगती थी कि उनको कुछ बदमाशों ने लूटने के बाद मार दिया और पटरी पर डाल दिया। कुछ बच्चे अध्यापकों के साथ निकल गए। कुछ बच्चे विद्यालय की पिछली दीवार फांदकर अध्यापकों का पीछा करते हुए उनके ही साथ हो लिए। मैं और मेरे जैसे कुछ बच्चे गहन सदमे में थे। उनका चेहरा नजरों में घूमने लगा था। हम भी जाना चाहते थे, लेकिन अध्यापकों का आदेश भी नहीं टालना चाहते थे। दूसरी बड़ी रुकावट ये थी कि हम में हिम्मत नहीं थी सर के पार्थिव शरीर को देख पाने की। हम थोड़ी देर क्लास में अकेले रहे। थोड़ी बहुत फुसफुसाहट हो रही थी इसी घटना की। कोई बच्चा फाटक पर हुई ऐसी ही किसी दूसरी घटना की कहानी कहता, तो कोई सर की याद में प्रतिस्पर्धा को याद करता। आखिरकार हमने भी दीवार फांदकर अपने घर जाने की ठान ली। हम लोग अपने अपने घर आ गए। मैं घर आया तो अकेला था। घर की चाबी मकान मालिक से लेकर ऊपर के कमरे में चला गया। मकान मालिक मेरा मुंह ताके जा रहा था। मैं कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। जूते भी नहीं उतारे, यहाँ तक कि मेरा बैग
अब भी मेरे कंधे पर था। मैं पलंग पर लेटा हुआ खूब रोया। मेरी आंखों के आगे सर की पूरी फिल्म चलने लगी। उनका हमारी क्लास में पहले दिन के आगमन से लेकर उनकी मंद मंद मुस्कान तक याद आने लगे। उनका प्रतिस्पर्धा रखना, उनका हमें कभी न डांटना, सब याद आने लगा। जितना याद आता मैं उतना ही अधिक मुंह खोल खोल कर रोता। मैं कोशिश करता कि मुंह से आवाज बाहर ना आए। मैं नहीं चाहता था कि मकान मालिक को कोई चिंता हो जाए मेरे लिए। मेरे भाई स्कूल में थे और पापा मम्मी घर पर नहीं थे। मैं जोर जोर से रोना चाहता था। बहुत देर तक रोता रहा। गला दर्द हो गया। फिर कोई 1-1.5 घंटे बाद में कुछ शांत हुआ और जूते उतारे, बैग रखा। वर्दी उतारने ही लगा कि फिर से रुलाई आ गई और एक बार फिर मैं पलंग पर औंधे मुंह होकर रोता गया। जब ये याद आता कि सर की शादी को तो अभी 2 साल भी नहीं हुए थे और उनके कुछ ही माह पूर्व एक संतान हुई थी, तो दिल कचोट जाता था। मैं गुरुमार अर्थात उनकी धर्म पत्नी के बारे में सोचता तो दिल और जोर से रोने लगता। शाम जब घर में सब आए तो मेरा सूजा हुआ चेहरा उनको चिंता में डाल रहा था। मैंने उन्हें रूंधे गले से सब बताया। उनके चेहरे पर भी उदासी साफ दिख रही थी। पिताजी ने ढांढस बंधाया और कहा कि ऐसे नेक अध्यापक कभी नहीं मरते। वो अपने विद्यार्थियों की आत्मा में घुलकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तुम लोग मन लगाकर पढ़ो और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दो। मेरे प्रिय पाठकगणों, आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज भी जब मैं उस दिन को याद करके ये घटना आपको सुना रहा हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे सामने उन सर का चेहरा घूम रहा है। खैर, बोर्ड की परीक्षा में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे मिलाकर अनेकों बच्चों ने 80% का जादुई आंकड़ा पार कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध स्कूल को मजबूरन दाखिला देना पड़ा था। आज वो होते तो ये जानकर कितना खुश होते कि उनके उसी स्कूल से निकलकर आगे कोई सीए बन गया, तो कोई अध्यापक, कोई आज सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटा है, तो कोई व्यवसाय में ख्याति पा रहा है। गुरुओं के लिए कबीर जी ने कहा था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात जिस तरह कुम्हार अनगढ़ मिट्टी को तराश कर उसे सुंदर घड़े की शक्ल दे देता है, उसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को हर तरह का ज्ञान देकर उसे विद्वान और सम्मानीय बनाता है। हाँ, ऐसा करते हुए गुरु अपने शिष्यों के साथ कभी कभी कढ़ाई से भी पेश आ सकता है, लेकिन जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाते समय मिट्टी को कड़े हाथों से गूंथना जरूरी समझता है, ठीक वैसे ही गुरु को भी ऐसा करना पड़ता है। वैसे यदि आपने किसी कुम्हार को घड़ा बनाते समय ध्यान से देखा होगा तो ये जरूर गौर किया होगा कि वो बाहर से उसे थपथपाता जरूर है, लेकिन भीतर से उसे बहुत प्यार से सहारा भी देता है। सच में पापा भी ठीक कहा करते हैं, ऐसे अध्यापक मरा नहीं करते, वो तो विद्यार्थियों की आत्मा में घुलकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आज की कहानी काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक घटना है, मेरा स्मरण है। मैंने केवल इसे अपने शब्दों में पिरोया है। घटनाएं तो बहुत सी हैं जिन्हें मैं आपके साथ बांट सकता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा आग्रह पर एक बार फिर से मैं तहे दिल से उन सभी अध्यापकों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ जिनके हाथ में इस महान देश का भविष्य पल रहा है। जब बच्चे के हाथ में पेंसिल की जगह कलम थमाई जाती है तो शायद ये इस बात को इंगित करता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना इतना आसान न होगा। दोस्तों, कुकू एफएम पर आप सुन रहे थे सुमित कुमार कर्ण द्वारा लिखी कहानी कत्ल मेरे अध्यापक का, आरजे सोनिया की आवाज में। सुने जो मन चाहे।